आज हम मनोचिकित्सा विभाग के एक विषय पर बात करेंगे। वह विषय है हमारा मूड डिसऑर्डर और एंगर मैनेजमेंट। बहुत सामान्यतः हमारे मनोरोग विभाग या साइकियाट्री में एक विषय को लेकर मरीज आते हैं। वह है मूड डिसऑर्डर या मिजाज में बदलाव। इस संदर्भ में हमारे साइकियाट्री विभाग में बहुत सामान्यतः बाइपोलर मूड डिसऑर्डर नामक एक प्रकार का मस्तिष्क का रोग देखने को मिलता है। यह डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में जानिए। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक प्रकार का मिजाज परिवर्तन का रोग है जो हमारे मस्तिष्क का एक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में देखा गया है कि हर 10,000 लोगों में से 1 से 1.3 लोग हर साल इस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। इस मामले में हमारे पुरुष और महिला दोनों को ही इस तरह की समस्या हो सकती है। लड़का लड़की के हिसाब से इस तरह की समस्या में कोई खास अंतर नहीं पाया गया है। सभी के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, यह मूड डिसऑर्डर हो सकता है। यह मूड डिसऑर्डर, खासकर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, आमतौर पर 15 से 39 साल या मिडिल एज ग्रुप के लोगों में होता है। लेकिन सेकेंड मिडिल ग्रुप में यह बहुत कम देखने को मिलता है। इस संदर्भ में हमारे मिडिल एज ग्रुप के लोग जो बहुत तनावपूर्ण माहौल में रहते हैं, जैसे कि कई लोगों के लिए नौकरी की समस्या हो सकती है, परीक्षा से जुड़ी समस्या हो सकती है, कई लोगों के लिए रिलेशनशिप की समस्या हो सकती है, कुछ लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। बाद में देखा गया है कि अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं। किसी के करीबी की मृत्यु हो सकती है या कभी कभी माता पिता अलग हो सकते हैं। कोई भी घटना आपके मूड डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकती है। इस मामले में मूड डिसऑर्डर, खासकर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में जो समस्याएं होती हैं वे हैं, जब हम बाइपोलर कहते हैं तो एक पोल पर होता है मेनिया और दूसरे पोल पर होता है डिप्रेशन। इसलिए इसे बाइपोलर यानी दो तरह के मिजाज का बदलाव कहा जाता है। मेनिया में जो समस्याएं होती हैं उनमें मिजाज का अत्यधिक खुश रहना या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस करना शामिल है। दोनों ही हो सकते हैं। जिनका मिजाज बहुत खुश रहता है वे खुद को बहुत खुशहाल इंसान मानते हैं। उनके मामले में देखा गया है कि बिना किसी कारण के वे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसके साथ साथ वे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और इसके साथ वे कुछ और समस्याओं का भी सामना करते हैं, जैसे कि नींद न आना या नींद की जरूरत महसूस न होना। इसके साथ उनके दिमाग में तरह तरह के अतिरिक्त विचार आते हैं। अलग अलग तरह के आइडिया उनके दिमाग में आते हैं और वे बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के या बहुत कम कारण से भी गुस्सा हो सकते हैं। इसके साथ जो समस्या होती है वे खुद को बहुत बड़ा मान सकते हैं। वे खुद को अपने सामाजिक स्तर से ज्यादा बड़ा व्यक्ति मान सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह उनके मिजाज में जो बदलाव आता है वह, क्योंकि ये असामान्य व्यवहार ही बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में मैनिया की समस्या को दर्शाते हैं। आमतौर पर अगर ये समस्याएं 7 दिनों तक लगातार बनी रहती हैं तो हम डायग्नोसिस के लिए इसे मैनिया मानते हैं। एक और हिस्सा है हाइपोमैनिया। हाइपोमैनिया के मामले में अगर ये लक्षण बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दें तो फिर यह मैनिक स्टेट कहलाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत कम हो तो हम इसे हाइपोमैनिया कहते हैं। एक और हिस्सा है डिप्रेशन। डिप्रेशन के मामले में व्यक्ति का मन उदास रहता है और किसी भी चीज में आनंद नहीं आता। नींद में बदलाव आना, खाने की आदतों में बदलाव आना, भूख कम हो जाना, ये सब लक्षण हैं और इसके साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ सकती है। किसी भी चीज में अच्छा ना लगना, उदासी महसूस करना, ऐसे कई गंभीर लक्षण भी होते हैं। लेकिन चूंकि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, इसलिए बीच बीच में एक समस्या आती है कि इन दोनों छोरों के बीच में जब मरीज पूरी तरह से ठीक रहता है लेकिन यह बीमारी बार बार होती है, क्योंकि यह एक एपिसोडिक बीमारी है, तो ऐसे मामलों में यह हर साल हो सकता है, लेकिन इसमें बार बार होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे में इलाज की क्या जरूरत है? अगर आप नियमित रूप से इलाज लेते हैं तो इससे आप इस बार बार होने की प्रवृत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। जब आप इलाज के दायरे में आ जाएंगे तब यह समस्या बार बार नहीं होगी, यानी आप इसे रोक सकते हैं।
डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अन्य तरह की क्रॉनिक बीमारियों की तरह ही जैसे दवाइयों के जरिए इन बीमारियों को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। भले ही हम डायबिटीज या हाइपरटेंशन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों के जरिए। उसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर को भी। लेकिन अगर आप नियमित रूप से इलाज लें और फॉलोअप में रहें तो आप भी आसानी से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप घर परिवार से लेकर कामकाज तक सब कुछ आसानी से कर पाएंगे और ये दवाइयां बिल्कुल हल्की हैं। इनका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। देखा गया है कि अगर कोई मरीज नियमित रूप से 5 साल तक इलाज के दायरे में रहता है तो उसकी ये समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती है। तो ऐसे में मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग पीड़ित है वे लोग, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी इलाज शुरू कर दें तो आपकी यह समस्या आप खुद सुलझा सकते हैं। और अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह है गुस्से का प्रबंधन। बहुत से लोगों के मामले में हमारे पास एक और आम समस्या आती है। मरीज हमारे पास आते हैं, वह है गुस्से की प्रवृत्ति या गुस्से को नियंत्रित न कर पाना। ऐसे मामलों में हम सबसे पहले यही बात कहते हैं कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे मामलों में अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। देखना जरूरी है कि आप किन कारणों से कहां और किसके साथ गुस्सा कर रहे हैं। इन बातों को समझना जरूरी है। दूसरा यह देखना है कि आप किस कारण से या बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं। इन दोनों बातों का अवलोकन करना चाहिए। अगर सच में किसी कारण से गुस्सा आ रहा है तो आप अपने साथी या जिनके साथ गुस्सा कर रहे हैं उनके साथ बैठकर मुद्दा सुलझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गुस्से के समय खुद को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अक्सर गुस्से के समय लोग सबसे ज्यादा गलत बातें बोल देते हैं। और इन्हीं गलतियों की वजह से देखा गया है कि कभी कभी पूरी जिंदगी कोई रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपके इस गुस्से के नतीजे में क्या हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो उस समय आपके शरीर में कुछ फिजियोलॉजिकल लक्षण भी दिख सकते हैं। ऐसे में कई बार गाल लाल हो जाना, या ऐसा लगना कि कानों से धुआं निकल रहा है, या अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होना। ऐसे समय पर ही हमें, जैसा कि हम कहते हैं, खुद को कंट्रोल करने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है कि 1 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक ले या खुद को रुक जाओ कहना। तो ऐसे में अगर आप 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो आप अपने गुस्से को भी उसी 1 सेकंड के लिए रोक लेते हैं। जो गुस्सा तूफान की तरह सब कुछ तहस-नहस कर सकता था, उस तूफान को आप आसानी से सिर्फ 1 सेकंड के लिए कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके साथ आप सांस लेने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके बॉस ने आपके सामने कुछ ऐसा कह दिया है जो आपके पक्ष में नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ है, तो ऐसे में अगर आप गुस्सा जाहिर करते हैं, तो आपकी नौकरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? टाइम आउट ले सकते हैं। उस जगह से अगर आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, तो वहां से कुछ समय के लिए किसी और जगह चले जाए। या अगर आप उस जगह से नहीं जा सकते, तो जहां आप खड़े हैं, वहां डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्के हल्के सांस लें, कुछ देर रोके, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। इससे गुस्से की मात्रा कम हो सकती है। एक जरूरी चीज है कॉमन अवेयरनेस, यानी जागरूकता। यह जरूरी है क्योंकि कई तरह के मूड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और कई बार सिजोफ्रेनिया के मरीजों में भी यह देखा गया है। क्योंकि एंगर इश्यूज के साथ एक और बहुत आम समस्या आती है हमारी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की समस्या। ऐसे मामलों में अगर इस तरह की समस्याएं लगातार बनी रहती है या आपकी जीवन शैली में किसी तरह की परेशानी पैदा करती है, तो ऐसे में एक मनोचिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है। नियमित दवा सेवन और साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के जरिए आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। गुस्सा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, इसलिए गुस्से का समाधान जरूर है। ऐसे में आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर या इनका पालन करके आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं।